नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थी अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। लगभग अगर हम बात करें तो सही तौर से बात करें तो लगभग 20 से 25 दिन हमारे पास एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर बचा हुआ है ना। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हमारे पास समय अगर देखा जाए तो बचा हुआ कितना है, लगभग 20 से 25 दिन। इस 20 से 25 दिन में 4 से 5 दिन तो आप ऐसे मानकर ही चलिए कि आपकी उस समय पढ़ाई होनी नहीं है। क्यों? आप कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन उस समय तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में जब एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है, हमारी जो उत्पादकता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वह बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई कर ही नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से हमें इन 20 से 25 दिनों में अगर हम बात करें कि एमपीपीएससी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजी तो हमने बहुत देखी, लेकिन सही तरीके से या तो इसे कह सकते हैं एमपीपीएससी की लास्ट 20 to 25 डेज स्ट्रेटजी, या इसे हम कह सकते हैं कि इतने कम समय में क्या क्या पढ़े क्या छोड़े। यानी हम यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके डाउट हो सकते हैं। पहला डाउट आपका ये है कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट सबसे ज़्यादा हो रहा है कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं। सिलेक्शन को लेकर अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंतित है स्टूडेंट। दूसरा जो डाउट है वह ये कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इतना समय मिला इसके बावजूद हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपके मन में जितने भी डाउट आ सकते हैं, मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि उन सभी डाउट के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम ला सके। तो पहला तो सिलेक्शन का डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। दूसरा, सर सिलेबस को लेकर डर लग रहा कि सिलेबस की पूरा होगा भी या नहीं। और हम इसमें यह भी चर्चा करेंगे कि अब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यानी कि स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे। तो पहला तो हो गया सिलेक्शन को लेकर, दूसरा सिलेबस को लेकर। तीसरा जो डाउट आ रहा है वह ये कि सर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि चूंकि ये तो अब आखिरी समय है और आखिरी समय में भी हमारे पास यहां पर नंबर कम आ रहे हैं, तो अब हम इसमें क्या करें, है ना। अगला जो नेक्स्ट डाउट आ रहा है कि सर अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़े। देखिए, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। अगर आप इस बात को समझ गए कि क्या छोड़ना है तो आप बहुत जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये हो गए आपके 5 से 6 डाउट। और अंतिम जो आ रहा है कि सर सिलेबस इतना बड़ा है कि इसका रिवीजन कैसे करें। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को हमें यहीं पर कवर कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आती है हमारे सिलेक्शन को लेकर कि सर सिलेक्शन को लेकर डर लग रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उन्हें यहां पर सबसे ज्यादा समस्या आती है सिलेक्शन को लेकर। यानी कि उनके मन में सबसे ज्यादा डर रहता है कि एग्जाम हॉल में क्या होगा, जब हम परीक्षा देने जाएंगे तो हम क्या वहां पर नॉर्मल रह पाएंगे, हम सही तरीके से पेपर दे पाएंगे या नहीं। ऐसे तमाम जो डाउट्स हो सकते हैं अभी उनको आ रहे हैं। कहने का मतलब कि सिलेक्शन होगा या नहीं, इसको लेकर वे इतनी ज्यादा चिंतित है कि जो अपना 100% है, यानी परीक्षा से 2 या 3 महीने पहले वह जितना यहाँ पर तैयारी कर पा रहे थे, जितने घंटे पढ़ पा रहे थे, उसके आधे भी यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि एक माइंड में इन्होंने तनाव, एक चिंता को बिठा लिया कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, इतना बड़ा एग्जाम है, प्रीलिम्स से मेरा निकलेगा या नहीं, ऐसे तमाम क्वेश्चंस। देखिए, तो यहां पर आपको क्या करना है इसके बारे में समझ लीजिए। और ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, ये सभी की समस्या है जो 1 नंबर से रुक रहे हैं या जिन्होंने मेंस दिया हुआ है या पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं। जो भी है सभी के साथ ये समस्या रहती है कि सिलेक्शन होगा क्या नहीं। 2 चीजें हैं, एक है आपका रिजल्ट और एक कह सकते हैं आपकी मेहनत।
तो आप मुझे इसमें से एक बात बताइए कि इन दोनों चीजों में से आपके हाथ में क्या है। मेरे ख्याल से आपके हाथ में रिजल्ट तो नहीं है। बहुत हद तक इस बात पर जरूर डिपेंड करता है रिजल्ट कि आपने मेहनत कितनी की, कितने अच्छे तरीके से आपने मेहनत की, इस पर जरूर आपका जो रिजल्ट है ये डिपेंड करता है। अन्यथा आपके हाथ में रिजल्ट है ही नहीं। बहुत सारी यहाँ पर परिस्थितियां काम करती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं अरे सर मैं तो निकाल कर ही बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना अच्छी चीज होती है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रखें, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो फिर यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं। आप भी जानते हैं 1% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है अंतिम रूप से। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी आपने कम पढ़ा हो और आपका प्री निकल गया हो सकता है कभी आपने ज्यादा पढ़ा हो और प्री नहीं निकला हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मन में सिलेक्शन को लेकर अभी चिंता आ रही है, तो आपको इस बात को अब इग्नोर ही कर देना है। अब सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं हो, मुझे तो इन 20 से 25 दिनों में अपना 100% देना है, पूरे दम से तैयारी करनी है, मुझे तो सिलेक्शन लेना ही है। बस इस बात को सोचकर लग जाइए तो यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक है। तो हमारा पहला डाउट मेरे ख्याल से सिलेक्शन वाला आपका समाप्त हो गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लेते रिजल्ट के मामले में आज आप कुछ कर सकते कि हाँ सर रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही आएगा, मैं 100% के साथ कह रहा हूं और ये आपके ही हाथ में होता, तो फिर ये चिंता करना जायज है। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, तो फिर उस बात को लेकर क्यों बैठे हो? आपके हाथ में मेहनत है और ये मेहनत बहुत हद तक डिपेंड करती है कि रिजल्ट आपका कैसा आएगा। तो क्यों ना इस मेहनत पर काम किया जाए, है ना? क्यों ना अपनी तैयारी को स्ट्रोंग किया जाए। तो हमारा मेरे ख्याल से आपका पहला जो डाउट है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आप क्लियर हो चुका होगा। दूसरा जो डाउट था वे था कि सर सिलेबस इतना बड़ा है कि सिलेबस को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस आधे से अधिक कंप्लीट हो चुका होगा। बहुत सारे ऐसे मेरे विद्वान साथी होंगे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका होगा। और बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे दोस्तों होंगे जिन्होंने अभी सिलेबस को पढ़ना ही शुरू किया है, यानी कि मई में उन्होंने सिलेबस को शुरू किया है, देखा है कि इसमें कितनी यूनिट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना? लेकिन एक बात को समझिए थोड़ा सा कि हमें सिलेक्शन के लिए कितने अंक चाहिए। हमें चाहिए 75% अंक, ठीक है? यानी हमारे 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है, इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिस व्यक्ति ने मान लीजिए 89 से 90 क्वेश्चन भी सही किए होंगे प्रीलिम्स में। आप एक बार उस व्यक्ति से मिलिए, उससे ये पूछिएगा, अगर वो रियल बता सके कि जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी की और आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, तो उस समय क्या आपके मन में ऐसे डर थे या नहीं? क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा या हो चुका था? तो वे व्यक्ति अगर सच बोलता है तो यकीन मानिए वे एक ही बात कहेगा कि इसका जो सिलेबस है वे कभी कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ चीजें आपकी छूटनी ही है। तो इस बात को लेकर ना बैठे कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं। अब आपको किस पर ध्यान देना होगा? अब आपको ध्यान देना होगा रिवीजन पर। कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिनको मैं यहां पर लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। तो हमारे दो डाउट कौन से हो गए? एक तो सिलेक्शन को लेकर, एक सिलेबस को लेकर। सिलेबस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, कितना करना है और किन टॉपिक को ज्यादा तवज्जो देनी है, किसको कम देनी है, किसको नहीं पढ़ना है और किसको पढ़ना है। बहुत डिटेल में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा आ रहा है डाउट टेस्ट सीरीज को लेकर। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं तो इसका कतिपय मतलब नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो लेकिन फिर भी आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हो। तो यहां पर आपको समझना होगा कि क्या आपकी तैयारी सही नहीं है या वास्तव में आप टेस्ट सीरीज को समझ ही नहीं पा रहे होंगे।
या तो आपके कम नंबर आ रहे हैं तो पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आपके नंबर कम आ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एमपी जीके का आपने टेस्ट दिया, आपने देखा कि मध्य प्रदेश के भूगोल वाला जो टॉपिक है मेरे बार बार वहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। या फिर समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में आपको टेस्ट सीरीज देने में समस्या कहाँ आ रही है। क्या आप ओएमआर सीट में गलती कर रहे हैं, जब इसे फिल कर रहे हैं उस समय गलती कर रहे हैं, या फिर आप सही तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं। यह भी तो हो सकता है, कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि नहीं है और है, इन दोनों में हम इतना ज्यादा यहां पर समस्या उत्पन्न कर बैठते हैं कि हम हमारा क्वेश्चन ही गलत कर जाते हैं। तो केवल अंकों के आधार पर टेस्ट सीरीज को ना आंकिए, बल्कि यह देखिए कि समस्या आ कहां पर रही है, और आपकी समस्या का पता आप ही लगा सकते हैं, इसे केवल आप ही सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अब बात आती है क्या पढ़े और क्या छोड़े, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके बाद बात आती है रिवीजन को लेकर। तो मेरे ख्याल से क्या पढ़े और क्या छोड़े में यही आज का हमारा मेन मुद्दा था, इसको अब हम समझते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कह सकते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बताई जा रही है, हम तो वीडियो नहीं देख रहे हैं, अंत तक देखते तो हो सकता था उनके 2 या 4 नंबर बढ़ जाते, और नहीं देख रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, हो सकता है कि वो खुद ही हानि खुद को पहुंचा रहे हैं। तो अब बात यह आती है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, है ना। क्या पढ़ना है और क्या छोड़े, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझिएगा तो आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। पहले एक बात समझिए कि हमारे पास एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आने हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी ऐसा तो नहीं है जो ये कहेगा यहां पर कि सर मुझे तो 100 में से 100 ही लाना है, कि सर मुझे तो यहां पर टॉप करना है, कि सर मुझे तो 100 में से 99 क्वेश्चन लाने हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो ये चाह रहा होगा कि मुझे सर टॉप करना है। अगर आपको टॉप करना ही है तो आप मेंस में करिए, इंटरव्यू और मेंस के अंक जोड़कर आप रैंक लाइए। मेरे ख्याल से यहां पर टॉप करने का कोई फायदा भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि हर स्टूडेंट यहां पर एक बात कह रहा है कि सर मुझे तो केवल इतने अंक लाने हैं, इस अंक के भीतर मेरा सिलेक्शन करा दीजिए और मेरा काम हो जाएगा। यानी मुझे केवल सिलेक्शन के बराबर ही नंबर चाहिए, मुझे नहीं मतलब मेरे 90 98 इतने नंबर नहीं चाहिए, मुझे केवल सिलेक्शन के बराबर नंबर चाहिए। तो सिलेक्शन के बराबर नंबर चाहने का मतलब यह है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें अगर आप छोड़ भी दें और कुछ टॉपिक पर आप अच्छे से यहां पर काम कर ले तो आप सिलेक्शन के नजदीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उठाना है आयोग। अब मैं कहते तो आया हूं हमेशा से कि आयोग को पढ़िए, एमपी जीके को पढ़िए, लेकिन मैंने अभी कुछ विद्यार्थियों के पढ़ने का तरीका देखा तो मैं वहां पर समझ पाया कि उनके पढ़ने का क्या तरीका है। देखिए उदाहरण के लिए आपके उसमें दिया गया है, मान लेते हैं सूचना आयोग, है ना। उदाहरण के लिए सूचना आयोग दिया गया है। तो अगर मैं स्टूडेंट से पूछूंगा कि मुझे एक बात बताइए कि सूचना जो आयोग है किस अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया और इसका जो स्थापना है या इसकी जो गठन की बात करें किस धारा के तहत इसका गठन किया गया और इसकी स्थापना कब की गई। जब मैं ये बात कहता हूं ना तो स्टूडेंट ये करते सर 12 था या 13 था या 11 था, सर अक्टूबर था या सितंबर था। कहने का मतलब ये कि वह आयोग को पढ़ तो रहे हैं लेकिन इतने कंफ्यूजन के साथ पढ़ रहे हैं कि उनके फंडे उन्हें ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मैंने पहले से कहता आया हूं कि आयोग में से 10 से 12 प्रश्न बनने हैं और आयोग में से हमारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो आप, 10 से 12 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन से गलत नहीं होना चाहिए। ये तब पॉसिबल है जब आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो कि सूचना आयोग का गठन इस अधिनियम के द्वारा हुआ, इसकी स्थापना तब हुई, इस धारा के द्वारा हुआ, यहां पर इसकी नियुक्ति ये करते हैं, इसका कार्यकाल इतना होता है,
इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कहने का मतलब ये कि एक भी चीज आपकी यहां से ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी गलत हो। ठीक है, तो जो तरीका आपने अपनाया है ना कि बस एक बार पढ़ के निकल गए, वह नहीं, चीजों पर ठहरना सीखिए, उसे याद करना सीखिए, उसे कंठस्थ करना सीखिए। छोटा टॉपिक है, सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसे तमाम जो टॉपिक है आयोग से संबंधित, उन्हें अच्छे से कवर कीजिए। एक काम तो हमें यह करना है। दूसरी, आपको मार्केट में मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक आयोग से संबंधित आसानी से, जिसमें लगभग आपको कम से कम मैं बता रहा हूं 1000 क्वेश्चंस होने चाहिए, 500 से 1000 क्वेश्चंस इसमें होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लेकर आनी है। क्वेश्चन बैंक जब आप लेकर आएंगे ना, तो तब आपको, मान लेते हैं अभी इस 10 में से आपके 8 अंक आ रहे थे पढ़ने के बाद, तो केवल इस क्वेश्चन बैंक को आप अगर सोल्व कर लेते हैं, तो इसे सोल्व करने के बाद आपके ये जो 2 अंक है, 2 मार्क्स है, ये आसानी से बढ़ जाएंगे। तो क्या करना है, इन कम दिनों में हमें सबसे पहले तो आयोग को अच्छे से पढ़ना है, आयोग यानी यूनिट नंबर 10। दूसरा, इसकी लगानी है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तीसरा, यहां पर इससे संबंधित हमें देनी है टेस्ट सीरीज। यहां तक क्लियर है? तो हम मानकर चलते हैं कि हमारे 10 अंक यहां पर सेफ हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा करना है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अब मैंने पहले भी स्टूडेंट से कहा था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि यूनिट नंबर 9 जो है आपका, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन फिर यहां पर वह उसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए उदाहरण के लिए आया रोबोटिक्स, पूछ लिया कि रोबोटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो यहां पर इनको इतना कंफ्यूजन होता है कि यार ये इसने किया था कि उसने किया था। मैंने कहा था कि आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, भले ही ये छोटे टॉपिक हो, यहां से 10 से 12 प्रश्न बनने हैं, कम से कम आपको इन 6 से 7 टॉपिक को तो ऐसे रट देना है कि यहां से कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 9 है, इस कदर से रटिए। ये दोनों बड़े ही छोटे टॉपिक है, लेकिन आप इनकी महत्वता को समझ नहीं पा रहे हैं। 20 प्रश्न दोनों से मिनिमम बनने ही हैं, आप नहीं माने तो एग्जाम के बाद आप देखना। और 20 प्रश्न क्या होते हैं किसी एग्जाम में, आप अच्छे से समझते हैं इस बात को, तो हल्के में इस बात को ना ले। लेकिन ये 20 में से 20 तभी सोल्व होंगे जब आप हर एक चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर पूछ लिया कि रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और इसमें एक चीज और जो महत्वपूर्ण है वह होती है यहां पर फुल फॉर्म। फुल फॉर्म का मतलब यह है कि ये जो यूनिट नंबर 9 है आपका, जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो आपका सिलेबस है, ये जो टॉपिक है, यहां से आपने देखा होगा 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जैसे कि ASCII, आपको कमेंट करके बतलाना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने अच्छे से यूनिट नंबर 9 को पढ़ा होगा तो आपने इस शब्द को जरूर पढ़ा होगा, और इसका क्या प्रयोग है आपको कमेंट करके बतलाना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अब तक हमने क्या किया, 10 अंक आयोग के जोड़ लिए और 10 अंक जोड़ लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के। अब चलते हैं हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जहां से 30 से 35 अंक आपके या 35 क्वेश्चन आपके बनने ही हैं, चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लें। लेकिन मैं हमेशा से कहते आया हूं, हालांकि मैं ये बात डबल से नहीं दोहराता, लेकिन मैंने जब स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका देखा तो मुझे समझ में आया कि ये जो तैयारी कर रहे हैं, 10 में से आप 4 अंक लाने की तैयारी नहीं करते हो। एक बार बुक को पढ़ लेने का मतलब ये नहीं होता कि यहां पर आपको याद ही हो गई चीजें। मुझे कोई बुक दे रहा है, मैंने उसके पेज पढ़ दिए बार बार, तो उससे क्या होगा, आप जो साइकोलॉजिकल पेन जो होता है ना, एक मानसिक दर्द होता है ना, उसको नहीं सहना चाहते।
और जब आप चीजों को याद करते हैं, माइंड पर प्रेशर डालते हैं, तब वो दर्द होता है। हमें उससे मतलब नहीं। आप पढ़ने बैठे, पढ़ते पढ़ते शुरू किया कि पहला टॉपिक हो गया चलो हमारा यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, तो केवल पढ़ने से कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। ऐसे तो मैं एक दिन में 2000 पेज पढ़ दूंगा, उससे क्या होगा। भले ही आप कम पढ़े, लेकिन चीजों को याद रखना सीखिए, उन्हें याद कीजिए, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जिसका नाम है यूनिट नंबर 1, 3 और 5। मेरे ख्याल से कोई भी एमपीपीएससी प्री की तैयारी करने वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों यूनिट से अवगत नहीं है। क्या दिया है इनमें? यूनिट नंबर 1 में दिया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। यूनिट नंबर जो 3 है, इसमें दिया गया है भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल। और यूनिट नंबर 5 में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। अब देखिए, चीजों को अच्छे से समझिए। मैंने कहा था कि आपके 20 प्रश्न हो जाते हैं यूनिट नंबर 10 और 9 को पढ़ने के बाद। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर ये तो बड़ा आसान हुआ, हम तो इन्हें वैसे ही पढ़ देंगे। जब पढ़ने लगे तो याद करते नहीं, तो उनको लगा कि 2 दिन में हमने पूरी चीजें याद कर ली। टेस्ट सीरीज दिए तो नंबर कम आ रहे। नंबर क्यों कम आ रहे? क्योंकि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं किया, बस दिमाग में ये चीजें चल रही कि यार मैंने पढ़ा था और आंसर गलत लगा दिए। ये जो आपने गलती की ना, ये गलती इस टॉपिक में भी की है। 35 प्रश्न यहां से मानकर चलिए, 35 भी नहीं जोड़ रहे हो तो 30 प्रश्न यहां से बनने हैं। तो दोनों के मिला के अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट रूप से बनने ही है। लेकिन आपको ने इसे जो तैयार किया है ना, वह कैसे किया? मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, लोक गायन पढ़ रहे हैं, लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न चीजों को पढ़ रहे हैं, साहित्यकार उनकी कृतियों को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपने केवल पढ़ा है, याद नहीं किया। हो सकता है ये बात आपको बहुत खराब लगे, गलत लगे, कड़वी लगे, लेकिन सही है। नर्मदा नदी का अभी आपसे उद्गम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे यार अमरकंटक से निकलती है, शायद अनूपपुर से, इधर से कहीं से निकलती है और इधर से बहते हुए कहीं पर जाकर मिल जाती है। ऐसे तैयारी नहीं होती। भले ही आप 10 घंटे 15 घंटे बुक को पलटते रहिए, ऐसे कभी चीजें याद नहीं होती। चीजें याद तब होती है जब आप उन्हें बार बार पढ़ते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं और उन्हें याद रखते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको डिटेल पर बताना नहीं चाहिए, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं, इसके एमसीक्यू लगा लीजिए। आपको आसानी से बुक मिल जाएगी जिसमें आपको मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के भूगोल के ऑब्जेक्टिव जरूर लगा लीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं पढ़ रहे, तो बस यही कर लीजिए, आपका आसानी से काम हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो आपको क्वेश्चन बैंक लाना है। 1000 2000 जितने भी प्रश्न उसमें मिलेंगे, उन्हें बार बार लगाते चलिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो अभी तक हमने मात्र 5 ऐसी यूनिट देखी जो बहुत छोटी है, जिनमें आपको क्या क्या करना है उस बारे को एक बार डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। हमें 75 में से 50 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट किए जहां से हमारे केवल 2 प्रश्न गलत होने चाहिए, 48 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। इसके लिए आप भी जानते हैं कि आपको किस लेवल का पढ़ना होगा। तो पहली हमने जो यूनिट देखी वह थी यूनिट नंबर 1, 3 और 5। इन तीनों यूनिट में है एमपीजी के, और एमपीजी के से आपके आने हैं 30 से 35 प्रश्न। 30 से 35 प्रश्न आने हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें ऑब्जेक्टिव लगाने हैं इसके, कोई भी बुक ले आइए। दूसरा क्या करना है? दूसरा हमें इसमें करना है एक महत्वपूर्ण काम, क्वेश्चन बैंक को लगाना है। ठीक है, ये हो गए हमारे 30 से 35 प्रश्न। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10। इसमें दिया गया है आयोग।
जहां से 10 प्रश्न बनने तय है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, आयोग को तो पढ़ लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि छोटा सिलेबस है, आप पढ़ सकते हैं। तो आयोग को पढ़ लीजिए और इसकी क्वेश्चन बैंक जरूर लगाना है। यूनिट नंबर 9 जिसमें दिया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें क्या करना है, इससे भी 10 प्रश्न बनने तय है। इसमें भी आपको थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं तो रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस ये तो पढ़ ही लीजिए आप। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन बैंक लगाने हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए 15 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। यानी 15 दिन में आप 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। तो यहां पर हमने देखे थे कितने, 25 दिन, 20 से 25 दिन। अब हमारे पास बचते हैं 5 से 10 दिन। इसमें क्या करना है उसको और समझिए। अब आपके पास 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 5 यूनिट कौन कौन सी, यूनिट 1, 3, 5, 9 और 10। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसको, और जो विविध वाला पोर्शन है आप किसी से भी पढ़ लें इसको। केवल इन तीनों को, इनके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। अगर क्वेश्चन बैंक मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उसे लगा लीजिए और विविध वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इतना भी पढ़ पाते हैं, क्योंकि समय कम है और ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी बहुत कम की है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आप तो विद्वान साथी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको तो ऐसा करना नहीं है, आपको ये चीजें तो फॉलो करनी है, लेकिन जो अदर आपका सिलेबस है उसे नहीं छोड़ना है। ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा, कम से कम अच्छे अंक कम से कम समय में वे ला सके, और जिनका सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है वे इस ट्रिक को तो अपनाएं। साथ में इकोनॉमिक्स है, इसके बाद हिस्ट्री है, इनको छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स है, इनको छोड़ना नहीं है, इसे भी कंप्लीट करना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में बात करेंगे और कुछ बातों के लिए। धन्यवाद।